कहा था अंत तक साथ दूंगा और ये अंत तक का साथ है। चलिए, एक आखिरी वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। आई होप आपको पसंद आएगा और आप इसको शायद देख के ज़रूर जाएंगे। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली वो भी आपको दुआएं देंगे। चलिए, जब हम बहुत सारे टॉपिक्स कर लेते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्यूजन्स, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, बेसिक बेसिक छोटे छोटे डाउट्स जो आते हैं वो मुझसे जो पूछे जा रहे हैं, मैंने उनको एक जगह पर कंपाइल किया है और जितने मैं कंपाइल कर पाया हूं वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। हो सकता है इनके अलावा भी और बहुत सारे बेसिक डाउट्स हों, बट जितने मैं कंपाइल कर पाया हूं उतने मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले बायबैक। सर, बायबैक में जब हम डेट इक्विटी रेशियो लेते हैं तो डेट के अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म तो आता ही आता है, पर सर क्या शॉर्ट टर्म लोन्स भी आते हैं, करंट लायबिलिटी भी आता है कि नहीं? कभी करंट लायबिलिटी लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता है, कभी सिर्फ करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ही लेते हैं। सर करना क्या है? आपको सिर्फ करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लेना है। अगर सिंपली लिखा है करंट लायबिलिटी तो अज्यूम करना है कि वो लोन नहीं है, वो डेट नहीं है, उसको नहीं लेना है। हाँ, मैं जानता हूं कि इंस्टीट्यूट ने कहीं पर कुछ गड़बड़ करके रखी है, बट आपको सिर्फ करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लेना है, या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया हो तो आपको वो लेना है। बट अगर सिर्फ क्रेडिटर लिखा है या सिर्फ करंट लायबिलिटी लिखा है, सिर्फ अगर अदर करंट लायबिलिटी भी लिखा है तो आपको नहीं लेना है और नोट लिख के आना है कि वो डेट नहीं होगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंटेज आपको दिया है तो आपको डिविडेंड निकालना पड़ेगा, ये मानते हुए कि वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके क्यूमुलेटिव नेचर के हैं, और ये मानते हुए कि वो क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो उसका डिविडेंड ईयर एंड पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिससे रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिविडेंड का इफेक्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। और दूसरा ओसीएल में आ जाएगा। ओसीएल में आ जाएगा मतलब वो डिविडेंड पेबल दिखेगा। दूसरा, नोट्स एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सर, हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या सीक्वेंस? सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन जाएगा, फिर आपका पीएनएल स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेकंड पेज पर, और फिर आपके नोट्स स्टार्ट होंगे। सर, पहले नोट्स बना ले फिर पीएनएल शीट फिर पीएनएल, या पहले नोट्स फिर पीएनएल फिर बैलेंस शीट? नहीं, ऐसा मत करना। इंस्टीट्यूट जैसा करता है वैसा करना। अब उसमें आप ये कर सकते हो कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन पढ़ते वक्त, आप पेंसिल का उपयोग करिएगा और जो जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं उन आइटम्स के बगल में आप उनका स्पेसिफिक हेड डाल देना। मैं भी क्लास में ऐसे ही सॉल्व करवाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है तो आपने लिख दिया भाई शेयर कैपिटल। फिर आपको दिख रहा है मान लीजिए फर्नीचर, तो आपने लिख दिया भाई पीपीई। तो ऐसे हर आइटम के बगल में उसका रिस्पेक्टिव हेड पेंसिल से लिख देना। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसे हेड लिख लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट बनाना है तो कौन से आइटम्स लिखने हैं, कौन से हेड नहीं लिखने हैं। ठीक है ना? और नोट्स भी आपको उसी के बनाने पड़ेंगे, तो आपको बहुत एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस किस के नोट्स बनने हैं और कौन कौन से बैलेंस शीट में हेड आने हैं। तो आपका एक बहुत अच्छा सा क्लियरेंस हो जाएगा। बट फॉर्मेट को आप ढंग से फॉलो करिएगा। नोट्स टू अकाउंट जरूर बना के आइएगा। अगर आप नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना के आते हो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इक्विटी डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया है, बट डेट ऑफ डिक्लेरेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। माना जाएगा कि इक्विटी डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया है बैलेंस शीट डेट के बाद, और ऐसे केस में हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद जब इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनाते हैं बस। तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनाएंगे, डिस्क्लोज करेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका नहीं करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में ध्यान से सोचिए, समझिएगा। अगर ओरिजिनल मेच्योरिटी अप टू 3 मंथ है और बैलेंस शीट डेट पर आउटस्टैंडिंग है, अभी भी है, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगे, मतलब वो आपके कैश इक्विवेलेंट्स हैं। अगर मेच्योरिटी 3 मंथ से ज्यादा है और 12 मंथ के अंदर है तो करंट असेट्स में आएंगे, और 12 मंथ से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। डायरेक्टर फीस और रेम्यूनरेशन। वैसे तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है, डायरेक्टर फीस मतलब सिटिंग फीस होता है, वो अदर एक्सपेंस में जा सकता है, बट इंस्टीट्यूट हमेशा इनको अदर एक्सपेंस में ही डालता है, तो आप भी उसी में डालिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल प्रोजेक्ट को जब के रिस्पेक्ट में जब मिली है तो कहीं पर उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना गया है, कहीं पर उसको फाइनेंसिंग माना गया है। आपको उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानना है, फाइनेंसिंग आपको नहीं मानना है। बट अगर वो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानोगे। ठीक है। कंसोलिडेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन के अंदर इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इज गिवन,
अगर सब्सिडरी कंपनी का प्रेफरेंशियल कैपिटल गिवन है तो आपको ये चेक करना है कि क्या होल्डिंग कंपनी ने उसके प्रेफरेंशियल कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। द आंसर में भी यस, द आंसर में भी नो। अगर आंसर नो, होल्डिंग कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा है तो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल कैपिटल सब्सिडरी का माइनॉरिटी में जाएगा। अगर हां तो एग्जाम्पल के तौर पर होल्डिंग का मान लो प्रेफरेंशियल कैपिटल में 50% का इन्वेस्टमेंट है और मान लो इक्विटी में उसका 80% का है, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल में 50% का इन्वेस्टमेंट है तो 50% आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल का, सब्सिडरी का प्रेफरेंशियल कैपिटल 50% माइनॉरिटी में जाएगा और बाकी 50% आपका सीओसी में रिफ्लेक्ट होगा। किस तरीके से? जब आप सीओसी में इन्वेस्टमेंट्स लिखते हो तो इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों लिखते हो, दोनों लिखोगे, और प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स में आप 50% प्रेफरेंशियल कैपिटल भी लिखोगे जो होल्डिंग का पोर्शन होगा, अपार्ट फ्रॉम इक्विटी एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो कि उसका 80% होगा। बोनस शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी, आपको याद होगा जब भी सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने में प्रॉब्लम आती है। याद रखिएगा कि शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग विथ बोनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी विथ बोनस, मतलब होल्डिंग के पास परचेज शेयर्स प्लस जो उसके ऊपर उसको बोनस मिला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग बोनस। आपको दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्लूडिंग बोनस करना है ताकि आपका सही परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकल सके। अमेलगमेशन की बात करें तो सर पीसी कई बार नेट एसेट मेथड से निकलता है, पर सर हमें पता नहीं चलता कि पीसी को हम नेट एसेट मेथड से निकालें, कैसे निकालें, क्या निकालें। देखो जब क्वेश्चन में प्रॉपर समझ में आ रहा है कि पीसी कौन से मेथड से निकलेगा तो कंफ्यूजन नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि पीसी का कोई मेथड लिखा नहीं होता तो फिर आप बाय डिफॉल्ट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या नेट एसेट मेथड लगा सकते हो। लॉजिकली इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड एक ही होता है, बट अगर बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो बस ये समझ लीजिए कि अगर वो आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अप्लाई इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड तो इसका मतलब वो सारे के सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है पक्का। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ना उसने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोला है ना उसने नेट एसेट मेथड बोला है, पर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बिजनेस टेक ओवर किया गया एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट स्टॉक, एक्सेप्ट सम लायबिलिटी, ऐसा बोल दिया बस और कुछ नहीं, और 2-3 एसेट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू दे दी जो टेक ओवर हो रही है। अब क्या करना है? पीसी कौन से मेथड से निकालना है? नेट एसेट मेथड। जो जो एसेट टेक ओवर कर रहे हैं माइनस जो जो लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, नेट एसेट मेथड। एक और बात, कभी कभार ट्रांसफर को ट्रांसफरर कंपनी के डिबेंचर्स को सेटल करना होता है, ट्रांसफरर कंपनी के ओल्ड डिबेंचर्स को हमें सेटल करना होता है बाय इशूइंग न्यू डिबेंचर्स। ऐसा डिबेंचर्स के साथ भी होता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल के साथ भी होता है। तो 2 लाइनें लिखी होती हैं, डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर टू बी डिस्चार्ज्ड एट 5% प्रीमियम बाय इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स, और दूसरा लाइन लिखा होता है डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी एट 5% प्रीमियम। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? एक जगह पर लिखा है डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर टू बी डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज एट 5% प्रीमियम, डिस्चार्ज किए जाएंगे 5% प्रीमियम पे। तो मान लो उसके डिबेंचर्स हैं पुराने वाले कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी के डिबेंचर्स हैं मान लो 1 लाख, तो डिबेंचर्स आर डिस्चार्ज एट 5% प्रीमियम, तो आपको प्लस 5% करना है, मतलब ये हो जाएगा 1,05,000 विल बी द सेटलमेंट वैल्यू। ठीक है। दूसरा आएगा डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर विल बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एट 5% प्रीमियम। ऐसे केस में उस कंपनी के 1 लाख डिबेंचर्स तो थे, इसको 1 लाख के बदले 1 लाख ही देने पर जो नया डिबेंचर देना है वो 105 रुपीज के हिसाब से देना है। मैं जानता हूं यहां पर भी इंस्टीट्यूट ने किसी एमटीबी के क्वेश्चन में गड़बड़ की है, यहां पर एट 5% प्रीमियम पर उन्होंने डायरेक्टली 1 लाख प्लस 5% कर दिया है, मतलब जो भी फिगर होगा प्लस 5% कर लिया, वो गलत किया है। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अगर आएगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, एज अ नेगेटिव फिगर आएगा। ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस को कब टेक ओवर करना है कब नहीं, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तो सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस टेक ओवर होंगे, वो सेकंड वाली एंट्री में जिसमें आप असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो। पर अगर इन द नेचर ऑफ परचेज होगा तो सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को टेक ओवर किया जाएगा, वो भी अलग से सेपरेट एंट्री पास करके, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ब्रांच अकाउंट्स की बात करें तो ब्रांच अकाउंट्स के अंदर जब ब्रांच के सारे फिगर्स दिए हुए हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनवॉइस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सारे फिगर्स दिए हुए हैं, पर बताया नहीं गया कि फिगर्स का प्राइसिंग क्या है, तो आप उसको इनवॉइस प्राइस अज्यूम करोगे जब कुछ भी नहीं बोला जाएगा। तो कौन सा मेथड फॉलो करना है ब्रांच अकाउंट्स में? अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो पहली बात तो बोला जाएगा, पर अगर कुछ नहीं बोला गया तो क्या फॉलो करना है? अगर वो आपसे कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो आप फाइनल अकाउंट सिस्टम
आईपी बेसिस फॉलो करोगे। कौन सा? आईपी बेसिस, कॉस्ट बेसिस नहीं। कॉस्ट बेसिस तभी करोगे जब वो साफ साफ कह रहा है कॉस्ट बेसिस फॉलो करिए। आईपी बेसिस फॉलो करोगे और स्टॉक रिजर्व वगैरह सब निकाल के आओगे। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है प्रिपेयर ऑल नेसेसरी अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड फॉलो करोगे। और अगर वो बोल रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट विथ नेसेसरी वर्किंग, ब्रांच अकाउंट विथ नेसेसरी वर्किंग, तो ब्रांच अकाउंट आपका डेटर्स मेथड में बनता है। एक और बात है, डेटर्स मेथड में जब आपका ब्रांच अकाउंट बनता है तो ब्रांच अकाउंट आपका तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपने कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नहीं लिखा है। याद रखेगा, ये रखना बहुत जरूरी है। या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको रफ में ब्रांच कैश अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। फॉरेन ब्रांच के अंदर इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल है, दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। बट अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि हमें इंटीग्रल मानना है कि नॉन इंटीग्रल मानना है, तो ऐसे केस में आपको हिंट दी जाएगी, आपको फिक्स असेट्स का ओल्ड स्पॉट रेट दिया जाएगा, एक्सचेंज रेट दिया जाएगा। अगर दिया है तो आपको इंटीग्रल मानना है। अगर आपको फिक्स असेट्स का कोई ओल्ड स्पॉट रेट नहीं दे रहा है, सिर्फ ओपनिंग करंट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज दे रहा है, तो आपको नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मानना है। AS 15 के अंदर कंट्रीब्यूशन टू प्लान असेट्स और बेनिफिट्स फ्रॉम प्लान असेट्स, प्लान असेट में जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्लान असेट को जब बेचते हैं तो उस नेट कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी फाइनेंस इनकम निकाली जाती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का रेट लगाया जाता है। मैंने अपने AS 15 वाले क्विक रिवीजन 20 मिनट्स वाले वीडियो में बताया था कि कभी हम एनुअल रेट लगाते हैं, कभी हम 6 मंथली रेट लगाते हैं। उसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन को मिड ऑफ द ईयर में किया है, बेनिफिट्स को भी मिड ऑफ द ईयर में किया है, तो नेट कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप 6 मंथली रेट लगाते हो, जो कि आप फॉर्मूला लगाते हो 1 प्लस एनुअल रेट और -1 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा आप फॉर्मूला लगाते हो जब आपने मिड ऑफ द ईयर में कंट्रीब्यूट किया है। पर अगर मान लो लिखा नहीं है कंट्रीब्यूट कब किया है और बस लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप अज्यूम करोगे कि कंट्रीब्यूशन बिगिनिंग में हुआ है और आप एनुअल रेट लगाओगे, आप 6 मंथली रेट नहीं लगाओगे। AS 16 के अंदर मान लीजिए बोरो किया गया है फंड्स 1 अप्रैल को, जबकि एक्सपेंडिचर स्टार्ट हुआ है क्वालिफाइंग असेट पे 1 मई को। कैपिटलाइजेशन कब से होगा? 1 मई से होगा। मैं जानता हूं RTP MTP में कुछ गड़बड़ दी हुई है इस बार की, ठीक है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और जब आप उसमें चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखते हो, चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखते हो, पता नहीं क्यों इसमें कुछ बच्चे उलझते हैं, पर सिंपल सा पॉइंट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक कम है तो लॉजिकली वो इनकम है, पर आप चेंजेस इन इन्वेंट्री को दिखाते हो एक्सपेंस कॉलम में, इसीलिए आप उसको नेगेटिव एक्सपेंस दिखाते हो। नेगेटिव एक्सपेंस मतलब इनकम, तो ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है तो नेगेटिव एक्सपेंस। बट अगर इसका उल्टा हो गया तो आपको पॉजिटिव एक्सपेंस दिखाना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अगर कुछ बताया नहीं गया है कि कैपिटल रिडक्शन को यूटिलाइज करके कौन कौन से आइटम्स को राइट ऑफ करना है, तो ऐसे केस में आप मिनिमम से मिनिमम P&L अकाउंट का बैलेंस तो राइट ऑफ करोगे ही करोगे। पर अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि यार कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस अभी भी बचा है राइट ऑफ करने के बाद, तो आप गुडविल अगर दी हुई है और फिक्टिशियस असेट दी हुई है तो आप राइट ऑफ कर सकते हो। पर इसके अलावा बाकी इंटेंजिबल असेट्स को आप राइट ऑफ तभी करोगे जब क्वेश्चन बोलेगा। सो गाइस, ये वाली कुछ कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स थे, कॉमन डाउट्स बोलो या बेसिक डाउट्स बोलो, बहुत ही लो लेवल के डाउट्स बोलो, बट ऐसे दिमाग खराब करते हैं एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। अब लास्ट फ्यू मिनट्स टिप्स देना चाहूंगा आपको। एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है? एग्जाम वाले दिन आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मैं एग्जाम वाले दिन क्या करके जाऊं, 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले क्या करके जाऊं, तो मेरा चार्ट बुक से आप AS1 AS4 AS5 AS9 AS17 18 24 26 29 ये सारे के सारे AS की थ्योरी देख के जाइएगा। साथ साथ शेड्यूल 3 जरूर करके जाइएगा, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जरूर करके जाइएगा। साथ साथ फ्रेमवर्क वाला चैप्टर छोड़ना मत, फ्रेमवर्क वाला चैप्टर जरूर करके जाना, उसमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। साथ साथ वो जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंटिटीज वाला केस है वो भी जरूर करके जाना, लेवल 4 तक के जो होते हैं वो भी जरूर करके जाना, नहीं तो हो सकता है आपको आपकी बैंड बजा दे। 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। तो फ्रेमवर्क वाला चैप्टर जरूर देख के जाना, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अच्छे से देख के जाना, उसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, और इसके अलावा लेवल 1 2 3 4 5 वाले जो पॉइंट्स हैं वो देख के जाना। इसके अलावा पेंसिल का यूज आप डिस्क्रिप्टिव में कैसे करोगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कुछ चलाने का मन कर रहा है तो पेंसिल चलाइएगा, पेन मत चलाइएगा। इसके बाद जब आप आंसर शीट में अगर आपको कुछ रफ वर्क करना है जो आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, वर्किंग नोट नहीं है, तो आंसर शीट के लास्ट के 2 पेजेस पे रफ वर्क का हेडिंग डालकर आप
आप रफ वर्क कर सकते हो, उसको बाद में आप कट करके आ सकते हो, इवन अगर आपने पेन से भी किया है कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैलकुलेटर लेके जाना, क्या पता आपकी किस्मत खराब निकले और आपका कैलकुलेटर खराब हो जाए, ठीक है। कंसोलिडेशन का मास्टर क्वेश्चन करके जा सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा, और अगर आपको कंसोलिडेशन में कंफ्यूजन है तो एक सिंपल सा मास्टर क्वेश्चन बनाया है, 20 मिनट में आप कर लोगे। कैश फ्लो में भी अगर आपको कंफ्यूजन है इनडायरेक्ट मेथड में, तो सारे दुनिया भर के एडजस्टमेंट डाल के मैंने एक मास्टर प्रॉब्लम करवाया है अलॉन्ग विद द चार्ट बुक। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, पर वीडियो के शुरुआत में चार्ट बुक है और वीडियो के बाद में मास्टर प्रॉब्लम है, 20 मिनट में आराम से कंप्लीट कर लोगे। वो देख के जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दोनों मिल जाएंगे। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको 10 से 20 मिनट में अगर पूरा का पूरा रिवाइज करना है, मैंने मेजर डिमांडेड मोस्ट डिमांडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 से 20 मिनट में रिवाइज करवाए हैं चार्ट बुक से, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो देख के जाना। एमसीक्यू केसेस, एग्जाम में एमसीक्यू केसेस आएंगे और लॉन्ग केसेस आने के चांसेस है, मतलब 2-2 पेजेस भी भर सकता है वो। अब अगर ऐसा हुआ तो पैनिक मत करना, आपको लॉन्ग एमसीक्यू केसेस स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप शुरुआत का 1 घंटा आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट करोगे। हां, अगर आपको लॉन्ग एमसीक्यूज नहीं दे रहा है, आपको सिंगल एमसीक्यूज दे रहा है, जो कि 2-3 दे सकता है, एमटीपी में भी ऐसा आया था, 2-3 सिंगल एमसीक्यूज दे रहा है, पहली फुर्सत में निपटा लेना अगर निपटा सको तो। और उसके बाद आप सीधा डिस्क्रिप्टिव कर लेना कम से कम 1 घंटे तक, और उतने में आप कोशिश करना कि आपका 30 मार्क्स का आपका हो जाए। उसके बाद आप वापस आना और लॉन्ग एमसीक्यूज करने की कोशिश करना। लॉन्ग एमसीक्यूज को ना आपको स्टार्टिंग में करना है, ना आपको सबसे लास्ट में करना है। अगर वो एमसीक्यू केस स्टडीज हुई तो आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा और लास्ट में आपका पैनिक सिचुएशन हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। और पढ़ते वक्त आपको याद रखना है कि पहले केस नहीं पढ़ना है, पहले उस केसेस के बाद जो क्वेश्चंस पूछ रहा है एमसीक्यूज, पहले वो क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद केस रेफर करना है, ताकि जल्दी इंटरप्रिटेशन आ सके। उसके बाद आरटीपी एमटीपी अगर अभी तक नहीं देखी तो कोई बात नहीं, उनके यूनिक क्वेश्चन जरूर देख के जाओ। मैंने यूनिक क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आरटीपी एमटीपी के यूनिक क्वेश्चन जरूर देख के जाना, क्या पता शायद उनमें से एक आध कोई क्वेश्चन फंस जाए। तो ये मेरा लास्ट फ्यू मिनट टिप्स है। और एग्जाम देते वक्त बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वॉच लेके जाना। हर क्वेश्चन को आपको 1.5 मिनट, हर मार्क को आपको 1.5 मिनट के हिसाब से टारगेट करना है। कोशिश करके आप 1.5 मिनट का टारगेट बनाइएगा। एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी आता है और आएगा, तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल के सबसे पहला आपका फीलिंग यही आएगा कि सर पेपर लेंदी आया था, तो बेटा पेपर लेंदी आएगा ही आएगा। आपको स्पीड मेंटेन करनी है और मुझे यकीन है कि 3 आवर्स में पेपर हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, बट आपको स्पीड मेंटेन करनी है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपको 7.5 मिनट में करना है। अब 7.5 मिनट में नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने 1.5 के हिसाब से आपको 150 मिनट्स का टाइम दिया है, जबकि 180 मिनट्स का पेपर होता है, मतलब 30 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा है। तो मुझे पता है कि किसी किसी क्वेश्चन में 5-10 मिनट ज्यादा लग सकते हैं और किसी क्वेश्चन में बल्कि आपका टाइम सेव भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप टाइम का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। सो गाइस, यही बस बात थी। कहा था अंत तक साथ दूंगा, तो ये अंत तक का साथ था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, ताकि सभी का भला हो इस एंड मोमेंट पे। और चैनल को सब्सक्राइब अब तो कर लो यार, अब तो कर लो यार, थोड़ी सी तो शर्म करो। मतलब इतना सब कुछ कंटेंट अब दे चुका हूं, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, और अगर कर चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ही जाना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर होने के बाद आप मुझे जरूर बताइएगा व्हाट्सएप पर। थैंक्स अ लॉट।